हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार। आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे काउंटिंग रूल। काउंटिंग रूल में हम लोग पता करते हैं कि किसी भी वर्क को डन करने का तरीका क्या हो सकता है, तरीकों की संख्या क्या हो सकती है। उसके एवज में काउंटिंग रूल दो प्रकार का है। एक मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरा एडिशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल। अब हम लोग चर्चा करें मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है कि अगर कोई वर्क है W, वो दो पार्ट में बटा हुआ है, W1 और W2। W1 भी करना जरूरी है और W2 भी करना जरूरी है, तभी W हो सकता है। अगर W1 M वेज में हो सकता हो और W2 N वेज में हो सकता है, तो W के होने का वे होगा M इंटू N वेज। फिर से हम लोग समझें कि अगर कोई वर्क है W जो दो पार्ट में बटा हुआ है, W1 और W2 दोनों। अगर W को करने के लिए W1 और W2 दोनों का करना जरूरी हो, अगर W1 को M वेज में और W2 को N वेज में डन किया जा सकता है, तो W का होने का वेज होगा M क्रॉस N, M इंटू N। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमको दिल्ली मोड़ दरभंगा दिल्ली मोड़ से दरभंगा टावर जाना है। दरभंगा टावर जाना है। दरभंगा दिल्ली मोड़ से दरभंगा टावर जाना है। अपना मेन वर्क है दरभंगा दिल्ली मोड़ से दरभंगा टावर जाना, और इसके लिए बाग मोड़ जाना जरूरी है। बाग मोड़ जाना जरूरी है। अब ये दरभंगा दिल्ली मोड़ से दरभंगा टावर जाना जो मेन वर्क है, वो दो पार्ट में बट गया है। एक पहला दरभंगा दिल्ली मोड़ से बाग मोड़ तक जाना है, और फिर बाग मोड़ से दरभंगा टावर जाना है। सपोज कीजिए कि दरभंगा दिल्ली मोड़ से बाग मोड़ जाने का 3 रास्ता है, पहला, दूसरा, तीसरा। और बाग मोड़ से दरभंगा टावर जाने का 2 रास्ता है, पहला, दूसरा। अब अगर हम लोग दरभंगा दिल्ली मोड़ से बाग मोड़ जाने के लिए पहले रास्ते का अनुसरण करते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग या तो फर्स्ट रास्ता या सेकंड रास्ता से बाग मोड़ से दरभंगा टावर पहुंच सकते हैं। तो इस पहले रास्ते के एलोंग, फर्स्ट रास्ते से एलोंग, दो तरीके से हम लोग टावर पहुंच सकते हैं, 2 वेज में। इसी तरह से दिल्ली मोड़ से बाग मोड़ के तरफ जाने के लिए अगर हम लोग दूसरे रास्ते का प्रयोग करें, तो दूसरे रास्ते के एलोंग भी हम लोग दरभंगा टावर 2 तरीकों से पहुंच सकते हैं। तो ये भी 2 वेज। ठीक इसी प्रकार थर्ड वे का अगर हम लोग तीसरे रास्ते का प्रयोग करें दिल्ली मोड़ से बाग मोड़ पहुंचने का, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हम लोग 2 रास्ते का अनुसरण करते हुए 2 तरीके से 2 वेज में
दरभंगा टावर पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल कितने तरीके हुए दरभंगा दिल्ली मोड़ से टावर पहुंचने के? 6 वेज। ये कैसे हुआ? अब दरभंगा दिल्ली मोड़ से बाग मोड़ पहुंचने का 3 तरीका, 3, और बाग मोड़ से दरभंगा टावर पहुंचने का 2 तरीका। तो 3 × 2 = 6 वेज। अब हम लोग एडिशन रूल देखें। काउंटिंग रूल में एडिशन रूल एडिशन रूल क्या कहता है कि अगर W कोई वर्क है और ये W1 और W2 दो वर्क में से किसी एक वर्क के होने से ये W हो जाता है, डन। और W1 के होने का वेज है M वेज, W2 के होने का N वेज। तो W के होने का जो वे होगा वो होगा M + N वेज। फिर से गौर करें कि W एक वर्क है जो या तो W1 या W2 के होने से होता है। अगर W1 M वेज में और W2 N वेज में होता है तो W के होने का तरीका होगा M + N। अब एक एग्जाम्पल देखें। एक रॉबर है और एक सेठ को मारना है। रॉबर है और सेठ को मारना है। रॉबर के पास 5 डैगर्स है और 4 पिस्तौल्स हैं। किसी भी एक हथियार का उपयोग कर या तो टाइगर या पिस्तौल में से किसी एक का उपयोग कर सेठ को मारा जा सकता है। अब जरा गौर करें कि यहाँ या तो डैगर से मर सकता है या पिस्तौल से मर सकता है। अगर डैगर से सेठ मरता है, अगर डैगर से सेठ मरता है तो डैगर से मरने का तरीका की संख्या कितनी हो जाएंगे? 5। और पिस्तौल से मरने के तरीकों की संख्या कितने हो गए? 4। तो टोटल कितने हुए? 9। इस प्रकार से सेठ 9 वेज में मारा जा सकता है। क्यों? इसलिए यहाँ एडिशन रूल लागू हुआ क्योंकि इसमें से डैगर और पिस्तौल दोनों में से किसी एक के उपयोग से ही सेठ मर सकता है। मतलब दोनों में से किसी एक काम को करने की आवश्यकता ही पड़ती है, इसलिए इसमें एडिशन रूल लगेगा। अगर दोनों काम करना जरूरी हो तो मल्टीप्लिकेशन रूल, अगर दोनों काम में से कोई एक काम करने से हो तो मेन वर्क होने का जो नंबर ऑफ वेज होगा वो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। इस प्रकार से एडिशन रूल लगाएंगे। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी वर्क 2 ही पार्ट में टूटा हुआ हो या बटा हुआ हो, 2 से अधिक पार्ट में भी बटा हुआ हो सकता है। तो उस समय हम लोग मेन वर्क को करने के लिए अगर सब काम वर्क करना जरूरी है तो हम लोग उस सबों के वेज को मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट होगा वो मेन वर्क होने के
नंबर ऑफ वेज देगा। ठीक इसी तरह से उसमें से अगर किसी एक के होने से मेन वर्क होगा तो मेन वर्क होने का वे होगा सभी बटे हुए वर्क को के वेज को हम लोग ऐड कर देंगे। अब हम लोग आते हैं मेन कि ग्रुप या सिलेक्शन किसको कहते हैं। परमुटेशन में ग्रुप और सिलेक्शन ये समझना बहुत ही जरूरी है। सपोज कीजिए कि अपने पास तीन ये ए बी सी तीन डिफरेंट थिंग्स है, सारे के सारे अलग अलग हैं। उसमें से एक बार में हमको दो लेना है तो जो कम बनेगा कलेक्शन वो होगा ए बी, बी सी और सी ए। अब गौर करें कि अगर हमको इसमें ये देखना है कि दो दो वस्तु या ऑब्जेक्ट लेना है एक साथ, उसमें पहले क्या लेना है और बाद में क्या लेना है, इसमें ऑर्डर का अगर ख्याल नहीं हो, दैट मीन्स अगर ए बी और बी ए दोनों एक ही बात हो, बी सी और सी बी, बी सी और सी बी दोनों एक ही बात हो, सी ए और ए सी दोनों एक ही रिजल्ट देता हो, मीन्स हमको सिर्फ ये देखना है कि इस कलेक्शन में जो हम लोग पेयर बनाए हैं उसमें ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है, उसके ऑर्डर पर ध्यान नहीं दें तो ये जो अपना बना है कलेक्शन या जो पेयर हम लोग बनाए हैं उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं या सिलेक्शन कहते हैं। ग्रुप या सिलेक्शन ये या तो इसमें से कुछ को लेकर के या सब को लेकर के, तथा इस तीन में से हम एक एक लेकर के भी या दो दो लेकर के या तीन तीन एक साथ लेकर भी ग्रुप या सिलेक्शन बना सकते हैं। अब हम लोग विचार करते हैं कि अरेंजमेंट क्या है। अरेंजमेंट्स बड़ा आसान है। जो हम लोग ग्रुप बनाए हैं अगर उसको गौर से देखें, इसमें ऑर्डर दे दें तो ये ग्रुप दो कलेक्शन में बट जाएगा, एक ए बी एक बी ए। बी सी दो में बट जाएगा, एक बी सी दूसरा सी बी। सी ए दो कलेक्शन में बटेगा, सी ए और ए सी। अब ये जो कलेक्शन बना जिसमें ऑर्डर का ख्याल है, इसका मतलब है ए बी और बी ए एक ही चीज नहीं है। ए बी और बी ए दो अलग अलग चीज है, दो अलग अलग कलेक्शन है। इस प्रकार से जो पेयर बना उसको हम लोग अरेंजमेंट कहते हैं। ग्रुप में ऑब्जेक्ट बदलने से ग्रुप बदलेगा, ऑर्डर बदलने से ग्रुप नहीं बदलता है, लेकिन अरेंजमेंट में ऑर्डर और ग्रुप, ऑर्डर और ऑब्जेक्ट दोनों बदलने से बदलता है। अब गौर करें कि निश्चित रूप से अगर कुछ वस्तु दी हुई है तो उसमें से कुछ को लेकर के या सब को एक साथ लेकर के जो ग्रुप बनेगा और अरेंजमेंट्स बनेंगे, उसमें अरेंजमेंट्स की संख्या ग्रुप की संख्या से या तो उसके बराबर ही होगा, नहीं तो अरेंजमेंट की संख्या ग्रुप की संख्या से अधिक होगी। अर्थात नंबर ऑफ arrangements is greater equal to number of groups। अब हम लोग चर्चा करें परमुटेशन।
परमुटेशन। हम लोग देखें कि ABC अगर 3 ऑब्जेक्ट है, उसमें से दो को एक साथ लेके जो हम लोग अरेंजमेंट बनाए वो है AB BA, BC CB और CA EC। अब जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उस ऑब्जेक्ट में से सब को लेकर के या एक बार में कुछ को लेकर के ही जो अरेंजमेंट बनता है उसमें से प्रत्येक को हम लोग परमुटेशन कहते हैं। मतलब अरेंजमेंट ही परमुटेशन है। अरेंजमेंट ऑफ सम और all of the given things at a time is called permutation. Permutations. अब परमुटेशन को अगर टोटल नंबर दिए हुए हैं, नंबर ऑफ गिवन थिंग्स, सपोज n, नंबर ऑफ things taken at a time is equal to R. तो number of permutations is denoted by NPR or PNR। ये सिंबल है। इसका मतलब हुआ कि n वस्तु में से R वस्तु लेकर के एक बार में बनाए गए परमुटेशन की संख्या। अब बच्चों हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। n डिफरेंट थिंग्स में नंबर ऑफ permutations, ये थ्योरम, नंबर ऑफ permutations of n different things taken are at a time। number of permutations of n different things taken are at a time। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं NPR से। सो NPR का वैल्यू फाइंड करना है। अब एक बात समझना है कि n ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेकर के बनाए गए परमुटेशंस या अरेंजमेंट की संख्या उतनी ही होगी जितना कि R ब्लैंक स्पेस को हम लोग n डिफरेंट थिंग्स से फिल करें, भरें, और जितने वे में हम भर सकते हैं उतना ही अरेंजमेंट बनेगा। क्योंकि अरेंजमेंट जो है वो वस्तु को एक साथ रखने के वेज है। तो इसका मतलब है कि R ब्लैंक स्पेस को, सपोज कीजिए R ब्लैंक स्पेस है अपने पास, उसको हम लोग n डिफरेंट थिंग्स से कैसे भरेंगे।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्पेस और हरेथ स्पेस। अब गौर करें, पहले स्पेस को हमको भरना है। जब पहले स्पेस को भरना है उस समय में हमको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, n ऑब्जेक्ट है, तो पहले के भरने के तरीके हो जाएंगे n। पहला स्पेस n वेज में फिल हो सकता है। अब ये n वेज में फिल हो सकता है, लेकिन एक स्पेस सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट से भराएगा, तो अपने पास इसको भरने के बाद n-1 ऑब्जेक्ट शेष बच जाएगा। रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स की संख्या होगी n-1। सो सेकेंड स्पेस हमको n-1 ऑब्जेक्ट से भरना है, तो इसके भरने की तरीका हो जाएगा n-1। अब इस दोनों को हम एक साथ कितने तरीके से भर सकते हैं, तो अपने पास दो स्पेस भरने का वर्क है। पहला स्पेस भरने के तरीकों की संख्या है n और दूसरा स्पेस भरने के तरीकों की संख्या है n-1। और पहला दो स्पेस भरने के लिए पहला स्पेस भी और दूसरा स्पेस दोनों भरना जरूरी है। सो कौन सा रूल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो इसमें पहले दोनों स्पेस भरने के तरीकों की संख्या क्या हो जाएगी, n × n-1, ये वेज। अब अपने पास कितने ऑब्जेक्ट बच गए, एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट स्पेस को भरने के लिए और एक ऑब्जेक्ट सेकंड स्पेस को भरने के लिए लग चुका है। तो दो ऑब्जेक्ट खत्म हो चुका है, अपने पास n-2 ऑब्जेक्ट बच गया। तो थर्ड स्पेस कितने तरीके से भरा सकता है, n-2 वेज में। अब गौर कीजिए कि पहला तीनों स्पेस कितने तरीकों से भरा सकता है, तो n × n-1 और इसको भरने का n-2। सो ये हो गया n × n-1 × n-2 वेज। ठीक इसी प्रकार पूरे r स्पेस भरने का साथ साथ, तो यहाँ हम लोग लिखें कि नंबर ऑफ वेज टू फिल r स्पेसेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, n × n-1 × n-2 अप टू rth फैक्टर। अब गौर करिए, ये इस पूरे का प्रोडक्ट का प्रत्येक फैक्टर को अगर हम लोग सीक्वेंस में देखें तो ये एपी बनाता है और उसका कॉमन डिफरेंस है -1। तो इस प्रकार से rth फैक्टर कितना हो जाएगा, गौर कीजिए। तो rth टर्म कितना निकलेगा, rth टर्म कितना निकलेगा, तो पहला टर्म हो गया इसका n a प्लस n-1, तो n का काम यहाँ r करेगा, तो r-1 और इंटू में d मीन्स -1, तो कितना हो गया n - r + 1। सो rth फैक्टर इसका हो जाएगा n - r + 1। अब आइए इसको लिखें हम लोग n × n-1 × n-2 डॉट डॉट अप टू n - r + 1। अब इसको हम लोग फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए n × n-1 n-2 डॉट डॉट n - r + 1 तक है। इसमें एक कम से शुरू करते हुए n - r × n - r - 1
अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उतना ही से डिवाइड करेंगे, मीन्स बाय n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो ऊपर वाले क्या हुआ, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन 3 to 1। और इसका फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल n, नीचे में n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 इंटू 3 to 1। तो क्या हो जाएगा इसका फैक्टोरियल n माइनस आर। ये हुआ नंबर ऑफ वेज टू फिल r ब्लैंक स्पेसेस बाय n डिफरेंट थिंग्स। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, NPR से। सो क्या हो गया NPR और PNR means number of permutations of n different things taken r at a time equal to factorial n by factorial n minus r। अब हम लोग इस पर आधारित एक सवाल बनाएंगे, देखते हैं इसका। अब गौर करिए, अगर हमको निकालना हो 10p6 तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ n का काम कौन कर रहा है, 10, फॉर्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। n का काम करेगा 10 तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10, और r का काम करेगा 6 तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 माइनस 6, दैट इज फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 4। तो कितना हो जाएगा, अब इसको हम लोग एक्सपेंड करें, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4। सो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके जितना हो क्या होगा 720 और 2 on 0 0 2 7 0 4 0 0 2 15 ये हो गया 1,51,200। सो 10p6 का वैल्यू मेन हम लोगों को जानना है कि इस फार्मूला पर, NPR के फार्मूला पर इसको कैसे फाइंड करेंगे। सो ये हो गया। अब हम लोग कॉम्बिनेशन टॉपिक के साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपना कमेंट भी डालें। धन्यवाद।